तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी सुनाऊं, आज की कहानी बताऊं उससे पहले आप लोगों में से कई लोगों का सवाल जो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कहानी का सही टाइम क्या है। कभी आप 8 बजे कहते हो, कभी आप 10 बजे कहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही कन्फ्यूज हो। तो सही बात है, कल तक मेरे साथ ही कन्फ्यूज़न थी, लेकिन कल ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। दरअसल जब कहानी मैं 8 बजे लाइव करता था तो 8 बजे लाइव करने से पहले मुझे महज आधे एक घंटे पहले तो रिकॉर्ड करना होता था। तो आप मान के चलिए कि 7 बजे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 बजे तक मुझे सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए। और कोर्ट का जो फैसला होता है किसी भी मामले से संबंधित, अगर वो मामला कोर्ट में गया है, न्यायालय के अधीन है, तो कोर्ट का जो फैसला है लगभग 5 बजे तक तो वही आता है। वहाँ से फिर वो रिटन होता है, उसके बाद फिर संबंधित थाने में जाता है। तो 1 घंटा यही लग जाता है, 1 से 1.5 घंटे, तो 6:30 तो यहीं बज गए। अब थाने में पहुंचने के बाद वो फैसला फिर मुझ तक आए तो उसमें भी आधे घंटे और मान के चलिए, तो 7 बजे तक तो मिनिमम रिसर्च का टाइम चाहिए। अगर इस फैक्टर को भी हटा दीजिए तो अक्सर शाम के टाइम जानवर, पंछी, ये सारी चीज़ ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो फिर रिकॉर्ड करने में कभी चिड़िया की आवाज़, कभी मोर की आवाज़, कभी कुत्तों की आवाज़, तो उससे आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब हो रहा था। इसके अलग मान लीजिए जैसे तैसे करके मैंने 8 बजे कहानी लाइव भी की, तो 8 बजे आप लोगों में से बहुत कम लोग देखने आ पाते थे। मुश्किल से 30 से 40 लोग आते थे, वो भी बेचारे कमेंट करते थे और कहते थे कि बड़ी मुश्किल से आया हूँ, मुझे और भी काम है। तो आप प्रयास कीजिए कि 10 बजे वाला टाइम सही है। तो ये शायद 8 बजे का टाइम ना आपके लिए सूटेबल था ना मेरे लिए सूटेबल था, तो शायद 10 बजे वही पुराना अंदाज, पुराना समय, पुराना रवैया ज़्यादा सही है। तो कहानी 10 बजे ही रखते हैं और शायद आपके और हमारे दोनों के लिए ये बेहतर है। तो ये तो रही एक औपचारिक बात। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का एक ऐसा नायाब नमूना है जिसकी मिसालें जैसे काम पुलिस वाले आमतौर पे बहुत कम करते हैं। बहुत रेयरली ऐसे काम होते हैं, बहुत रेयरली ऐसे केस सुलझाए जाते हैं। आज की कहानी गुड़गांव की है। गुड़गांव में एक थाना लगता है, मानेसर थाना, और इसी मानेसर थाने में एक चौक है, पचगांव चौक, और यहीं पे एक शख्स जिनका नाम है उमेश सिंह, उनका एक प्लॉट है। एक बड़ा सा प्लॉट है, उसमें 2 कमरे बने हुए हैं। कभी कभार इनको अपने खेत की जब देख रेख करनी होती थी तो इसी प्लॉट पे, उसी कमरे पे आते थे, वहीं पे कभी कभार रुक जाते थे। फिलहाल अभी तो खेत की कटाई हो चुकी थी, बरसात होने के बाद ही नई फसल उसमें पड़ेगी, तो प्लॉट भी खाली था, कमरा भी खाली था, सारी चीज़ें एज यूजुअल पड़ी थी। लेकिन इसी बीच 21 अप्रैल साल 2023, यानी आज से अगर काउंट करें तो मुश्किल से 8 दिन पहले, इन उमेश सिंह को एक शख्स का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स इनको बताता है कि आपके खेत में आग लग गई है। आपके उस प्लॉट पे जहां आपके 2 कमरे हैं उनमें से एक कमरे से धुआं निकल रहा है, तो फ़ौरन आप आ जाइए, आग को बुझाते हैं, नहीं तो फिर खेत में जो डंठल है उसमें आग पकड़ लेगी तो फिर मामला बड़ा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब उमेश सिंह के पास ऐसा फ़ोन आता है, उमेश सिंह फ़ौरन भाग के जाते हैं। जाने के बाद उस कमरे में दाखिल होते हैं जिसमें आग की लपटें उठ रही थी। तो जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस कमरे से बड़ी अजीब बदबू आ रही है। बदबू मानो ऐसी थी जैसे कोई मांस जल रहा हो। अब ये चीज़ जैसे ही देखते हैं, फ़ौरन पानी वगैरह ये लेके गए थे, पानी से उस चीज़ को शांत करते हैं, आग को बुझाते हैं। बुझाने के बाद जैसे ही उस चीज़ के करीब जाते हैं तो जो चीज़ वो थी उसे देखने के बाद उमेश सिंह फ़ौरन पीछे हटते हैं। पीछे हटने के बाद अजीब सी उनके हुलिये हो जाते हैं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उस चीज़ को देखती है। पुलिस वालों के भी होश फाख्ता थे उस चीज़ को देख के। दरअसल वो चीज़ एक लाश का टुकड़ा थी, और लाश में भी ना उसमें सर था, ना हाथ था, ना पैर था, महज धड़ और पेट का हिस्सा, वो भी बुरी तरह जला हुआ। पुलिस वाले फ़ौरन उस जगह को सील करते हैं, उस लाश को अपने कब्ज़े में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। आसपास की चीज़ों को बारीकी से चेक करते हैं कि ये लाश किसकी है, कहाँ से आई है। लाश लगभग जल चुकी थी। तो उस लाश के पास से एक पॉलीथीन मिली। जाहिर सी बात है उस लाश के टुकड़े को उस पॉलीथीन में पैक करके लाया गया था, और कुछ माचिस की तीलियाँ थी और कुछ छोटे मोटे कागज़ थे। उन कागज़ों को, उस लाश के टुकड़ों को और उस पॉलीथीन को पुलिस वाले अपने कब्ज़े में लेते हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई थी। एफएसएल की टीम वहाँ पे पहुँचती है।
चेक करने के लिए कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध मिल जाए या फिर कोई और चीज़ मिल जाए। तो सारी छानबीन में, सारी पूछताछ में, सारी जांच पड़ताल में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु या फिर कोई भी संदिग्ध बात वहाँ से और नहीं मिलती। यानी अब पुलिस वालों के पास सबूत के नाम पे एक धड़ का टुकड़ा था जिसको जला दिया गया था, एक पॉलीथीन थी जिसमें लाश लाई गई थी, और कुछ ऐसे कागज़ थे जिस पे ना कुछ लिखा गया था या फिर वो अखबार के टुकड़े थे, तो फिर उनसे कुछ चीज़ मिलने की कोई संभावना नहीं थी। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में फंसते हैं कि एक बिना सर की, बिना हाथ की, बिना पैर की लाश है, ये भी जल चुकी है, पहचाना भी नहीं जा सकता कि किसकी है, कहाँ से आई है। तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? पुलिस वाले उस लाश जहाँ मिली थी उस जगह के आसपास पूछताछ करते हैं कि किसी ने किसी को आते हुए देखा, किसी ने कुछ संदिग्ध चीज़ देखी हो या फिर किसी ने पहले देखा हो कि कोई यहाँ पे कुछ जला रहा हो। पुलिस वालों को उम्मीद थी कि कोई ऐसा होगा जिसने कुछ देखा होगा, लेकिन पुलिस वाले पूरे आसपास के इलाकों में पूछताछ करके थक जाते हैं, पूरे आसपास के इलाकों में छानबीन करके थक जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चश्मदीद मिला ही नहीं जिसने किसी को आते हुए देखा हो या फिर किसी को यहाँ पे कुछ जलाते हुए देखा हो। पुलिस वाले थे कि अब उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। पुलिस वाले इस मामले को सॉल्व करने के लिए तरह तरह की मशक्क़त कर रहे थे। इसी बीच 21 तारीख बीत जाती है, 22 तारीख आ जाती है और एक दूसरी जगह से इंसानी पैर मिलता है। अब दूसरी जगह पुलिस वाले भाग के जाते हैं, वहाँ पे एक इंसानी पैर किसी महिला का था। वहाँ पे भी उसी तरह की एक पॉलीथीन पड़ी थी, पॉलीथीन में उस पैर को बांध के फेंका गया था। पुलिस वाले फ़ौरन उस पैर को कब्ज़े में लेते हैं। कब्ज़े में लेने के बाद उस पैर को अपने साथ लेके जाते हैं, आसपास के इलाकों को फिर से बारीकी से चेक करते हैं, फिर से लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या किसी ने यहाँ पे किसी को आते हुए देखा, किसी ऐसे को जो यहाँ पे कुछ लाके फेंक रहा हो, कोई संदिग्ध आदमी, कोई संदिग्ध चीज़। लेकिन हैरानी की बात थी कि यहाँ भी पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे, यहाँ भी छानबीन कर रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा ही मिला ही नहीं जो इस घटना के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानता हो। यानी पुलिस वालों के पास ना कोई सबूत था, ना कोई सुराग था। पुलिस वालों को कातिल का पता लगाना था, कत्ल का पता लगाना था, मोटिव ढूंढना था, और उससे भी पहले ये ढूंढना था कि ये मरने वाली कौन है। जब तक लाश के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी तब तक पता कैसे चलेगा कि मरने वाला है कौन और इसका कातिल कौन है। अब पुलिस वालों के पास कई सवाल थे, कई चीज़ें उनको निकालनी थी खोज के, और जवाब भी कुछ नहीं था और रास्ता भी कोई नहीं था। पुलिस वाले आसपास के इलाकों में इत्तला कर देते हैं कि अगर कहीं भी कोई ऐसा धड़ मिल जाए या फिर कोई चेहरा मिल जाए, कोई गर्दन मिल जाए, कोई हाथ पाँव मिल जाए, तो प्लीज़ आप लोग सूचना दीजिए। पुलिस वाले इधर उधर छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं, अपने तरीके से हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जहां से इस घटना का खुलासा हो सके। 21 तारीख बीती, 22 तारीख कोई पैर ही मिला था, 23 तारीख तक पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहते हैं, 24 तारीख बीत गई और अभी तक पुलिस वालों के हाथ खाली थे। पुलिस वाले अपने तरीके से जब हर संभव कोशिश कर रहे थे, कहीं से कुछ मिला नहीं, तो पुलिस वालों को लगा कि चलो लाश के पास जो जो चीज़ें मिली एक बार उनको बारीकी से चेक कर लें, क्या पता यहीं से कुछ मिल जाए। चूँकि एक्सटर्नल जितने सोर्सेज हैं, एक्सटर्नल जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो गुमशुदगी की रिपोर्ट हो, चाहे वो किसी के घर की गायब कोई महिला, तो यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा। तो पुलिस वाले अब उस लाश के आसपास की चीज़ों को, उस लाश को बारीकी से जब चेक करते हैं तो यहाँ से भी कोई ऐसा संदिग्ध चीज़ या फिर कोई ऐसी संदिग्ध बात मिली नहीं। कॉमन जो थी वो महज एक पॉलीथीन थी, 2 अलग अलग पॉलीथीन में लाश के टुकड़ों को फेंका गया था। न जाने कितने टुकड़े और हुए थे, बाकी टुकड़े गायब थे, उन टुकड़ों को भी खोजना था। और कॉमन चीज़ के नाम पे महज एक पॉलीथीन थी और पॉलीथीन का एक टुकड़ा था। पुलिस वाले इस पॉलीथीन को ही अब आधार बनाते हैं। पुलिस वाले इस पॉलीथीन के टुकड़े को ही बारीकी से चेक करते हैं और चेक करने के दौरान पता चलता है कि ये जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन विशाखापट्टनम में बनी है। पुलिस वालों की एक टीम अब वहाँ से निकलती है, गुड़गांव से विशाखापट्टनम जाती है। पटनम में जाने के बाद फिर पूछताछ करती है कि कोई ऐसा है जिसको आपने ये पॉलीथीन सप्लाई की है। तो वहाँ पे जो चीज़ पता चली वो चीज़ भी अब पुलिस वालों के होश उड़ाने वाले थे। दरअसल वहाँ पे क्लियरली बताया गया कि ये पॉलीथीन एक ऐसी पॉलीथीन है जो महज नेवी को सप्लाई होती है। नेवी के जो जहाज़ हैं उनको ये पॉलीथीन जाती है, उसमें कुछ सामान वो लोग पैक करते हैं।
ये पॉलीथीन पब्लिक डोमेन में है ही नहीं, इस पॉलीथीन को पब्लिकली कोई ऐसे नॉर्मल इंसान यूज ही नहीं कर सकता। अब पुलिस वाले अजब मुसीबत में, एक पॉलीथीन है जो नेवी को सप्लाई होती है, उस नेवी को सप्लाई हुई पॉलीथीन में लाश के 2 टुकड़े मिले हैं, बाकी टुकड़े गायब हैं। तो आखिर ये माजरा क्या है? अब पुलिस वाले वहाँ से वापस आते हैं इस मानेसर थाने में। आने के बाद फिर पता करते हैं कि एक बार और चेक किया जाए कि कोई ऐसा है जिसके घर का कोई गायब हो, कोई ऐसा है इस थाने क्षेत्र में जो नेवी से रिटायर हुआ हो, कोई ऐसा जो नेवी से संबंध रखता हो। अब पुलिस वाले जब इस एंगल पे छानबीन करते हैं तो पता चलता है कि एक जितेंद्र नाम का शख्स है जो नेवी से कुछ टाइम पहले रिटायर भी हुआ है, उसकी वाइफ गायब भी है और उसने अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट कुछ टाइम पहले दर्ज भी कराई है। अब पुलिस वालों के सामने मामला पूरी तरह साफ था। पुलिस वाले फौरन जाते हैं जितेंद्र शर्मा के घर, तो पता चलता है कि जितेंद्र शर्मा घर छोड़ के गायब। अब जितेंद्र शर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरों को, अलग अलग चीज़ों को खंगालते हैं, तो पता चलता है कि जितेंद्र शर्मा एक बस स्टैंड के पास खड़ा है। पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं, जितेंद्र शर्मा को गिरफ्तार करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम भाग रहे थे? इस पे जितेंद्र शर्मा कहता है कि सर मैं क्यों भागूंगा, मैं किसी काम से कहीं जा रहा था, लेकिन अभी थोड़े टाइम बाद आ जाता, और वैसे भी मेरी वाइफ गायब है तो मैं उसको अलग अलग जगहों पे खोज रहा हूँ। मैंने FIR भी दर्ज की, लेकिन पुलिस वालों ने तो कुछ किया भी नहीं। अब एक नेवी का ऑफिसर एक ऐसी बात बोल रहा है तो पुलिस वालों को भी थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई। अब पुलिस वाले उस लाश के टुकड़े को, उन सारी चीज़ों को जितेंद्र शर्मा से शिनाख्त करवाते हैं, तो पता चलता है कि जो लाश का टुकड़ा है वो जितेंद्र शर्मा की वाइफ सोनिया का है। अब लाश के टुकड़े मैच हो गए, यानी मरने वाली जो महिला थी उसका पता चल चुका था। अब कातिल को पकड़ना और मकसद को ढूंढना बाकी था। अब पुलिस वालों को जब कोई सबूत, कोई सुराग या फिर कोई ऐसी चीज़ मिल नहीं रही थी, पुलिस वाले अब ऐसी सख्ती से जितेंद्र शर्मा से पूछताछ कर भी नहीं सकते थे। टाइम बीतता जा रहा था। तब पुलिस वालों को लगा कि काम करते हैं, 21 तारीख को ये पहला टुकड़ा मिला था, तो चलते हैं 21 तारीख से लेके बाकी दिनों की इस जितेंद्र शर्मा के घर की सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं। पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं तो एक कैमरे में जितेंद्र शर्मा जो था एक बाइक से सूटकेस का एक बड़ा वाला बॉक्स लेके जाता हुआ दिखाई दे रहा था और लौटते टाइम वो बॉक्स गायब था। अब पुलिस वालों के पास सबूत के नाम पे, सुराग के नाम पे एक चीज़ लग चुकी थी। पुलिस वाले फ़ौरन अब जितेंद्र शर्मा से सख्ती से पूछते हैं कि ये सूटकेस में क्या था, तुम क्या लेके जा रहे थे? तो जितेंद्र शर्मा से जब काफ़ी देर तक पूछताछ हुई और इसे भी लगा कि अब झूठ बोलने का, छिपाने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर अंत में जितेंद्र शर्मा टूटता है। टूटने के बाद अपना मुंह खोलता है और मुंह खोलने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। और इस कहानी के हिसाब से जितेंद्र शर्मा और उसकी वाइफ सोनिया की 10 साल पहले शादी हुई। शादी होने के बाद एक बेटी हुई। जितेंद्र शर्मा नेवी में कुक की नौकरी करता था। इधर बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई। ये लोग मूल रूप से गुड़गांव के गांधीनगर के रहने वाले थे, लेकिन अब बिटिया जब बड़ी हुई तो फिर परिवार वालों को लगा कि इसकी अच्छी खासी पढ़ाई होनी चाहिए। अलग अलग जगहों पे बिटिया ने एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिए और किस्मत से जो केंद्रीय विद्यालय था उसमें इस बिटिया का दाखिला हो जाता है। अब बेटी का दाखिला हुआ तो उसको पढ़ाने के लिए फिर जो जितेंद्र थे और उनकी जो वाइफ थी सोनिया, ये दोनों लोग इसी मानेसर में एक किराए का कमरा ले लेते हैं। अब इधर जो जितेंद्र था वो नौकरी करने के लिए नेवी में था, इधर जो वाइफ थी और बिटिया थी यहाँ किराए के कमरे में रह रहे थे। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। जब कभी इसको घर पे आना होता ये आता, जब कभी पैसे भेजने होते ये भेजे। सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी, परिवार एकदम खुशहाल। लेकिन इसी बीच साल 2018 में जो जितेंद्र शर्मा था वो ट्रेन से कहीं जा रहा था। ट्रेन से जा रहा था, जाने के दौरान इसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी। अब लड़की देखने में बेहद खूबसूरत, लड़की बिहार से थी। जितेंद्र शर्मा से रहा न गया। जितेंद्र शर्मा उससे पूछ लेता है कि आप कौन है, कहाँ से है। इस पे लड़की अपना नाम बताती है, अपना एड्रेस बताती है। सफ़र लंबा था, धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई, दोस्ती धीरे धीरे नंबर एक्सचेंज में बदल गई। अब इधर जितेंद्र शर्मा अपने काम से जहाँ जा रहा था वहाँ चला गया, लड़की भी जहाँ जा रही थी वहाँ चली गई, बात आई गई हो गई।
लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद चूंकि नंबर एक्सचेंज हुआ था तो जितेंद्र शर्मा उस लड़की को फ़ोन कर देता है। फ़ोन करता है, हालचाल लेता है, पूछता है कि तुम घर पहुंची नहीं पहुंची। लड़की भी सामने से रिस्पॉन्स करते हुए बातचीत करती है। फिर बातों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इसी बीच लड़की पूछती है कि क्या आपकी शादी हुई है। इस पर जितेंद्र शर्मा झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तो कुंवारा हूँ और शादी की तलाश में हूँ। लड़की भी अब जितेंद्र शर्मा के प्यार में थोड़ी बहुत पागल हो रही थी। जितेंद्र शर्मा भी उस लड़की की तरफ पूरी तरह अट्रैक्ट था। अपने इस रिश्ते को छुपा के जितेंद्र शर्मा उस लड़की से नाजायज संबंध बना लेता है। संबंध आगे बढ़ता है, दोनों लिव इन में भी रहने लगते हैं और इसी बीच एक बेटा भी हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। चूँकि ये नेवी में था तो फ़ोन पे ही दोनों रिश्तों को इसे मैनेज करना था। कभी मौका मिलता तो सोनिया को फ़ोन कर लेता, कभी मौका मिलता तो दूसरी वाइफ को फ़ोन कर लेता। सेना में था तो सारी चीज़ें ठीक थी। लेकिन एक साल पहले यानी साल 2022 में जितेंद्र अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है। अब रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद अपनी उस दूसरी वाइफ को झूठ बोलता है, कहता अभी मैं ज्वाइनिंग में ही हूँ। लेकिन अब इधर जब ये घर पे आता है तो आने के बाद अक्सर वो लड़की इसे फ़ोन करती, अक्सर वो छोटा वाला बच्चा भी फ़ोन पे कुछ इधर उधर बोलने की कोशिश करता। अब इधर ये चीज़ें चलती रही। अक्सर ये छुप के बातें करता, लेकिन कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो छुपाए नहीं छुपता। तो धीरे धीरे सोनिया को इस बात की भनक लगने लगी। अब सोनिया को भनक लगने लगी तो फिर सोनिया इससे लड़ने लगी। अक्सर पूछती को महिला कौन है जिससे तुम बातें करते हो। कई बार ये इधर उधर छुपाने लगता, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसे लगा कि अब भांडा फूट जाएगा तो फिर अब इसे लगने लगा कि अगर अब ये लड़की जो सोनिया है ये ज़िंदा रहेगी तो ये और कलेश करेगी, ये जो भांडा है ये फूटेगा, हो सकता है मुकदमा FIR ये सारी चीज़ें कर दे, घर तक भी बात जाए, समाज में भी बदनामी। तो फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे सोनिया से पीछा छूट जाए और ये राज हमेशा के लिए राज रह जाए। अब ऐसा करने में क्या कर सकते हैं, तो कत्ल ही कर सकते हैं और कोई चारा भी नहीं था। तो फिर प्लान बना कत्ल करने का। अब कत्ल करने का प्लान बन गया, लेकिन अब ये तमाम तरह की न्यूज़, तमाम तरह की चीज़ें ये लगातार देख रहा था और इसे अच्छे से पता था कि ये फंस सकता है। इसीलिए फिर ये डेट वगैरह मुकर्रर करता है। 21 तारीख को अपनी बिटिया को नहला धुला के तैयार करके स्कूल के लिए भेजता है। स्कूल के लिए भेज के वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है कि इसकी जो वाइफ है वॉशरूम में नहा रही है। ये दरवाज़ा खटखटाता है और वाइफ और हस्बैंड में तो पर्दा ही क्या, वाइफ भी बेचारी दरवाज़ा खोल देती है। ये पीछे से जाता है, जाने के बाद उसके ऊपर हमला करता है, गला दबा के उसका कत्ल करता है। उसके बाद फिर ये एक बड़ा सा चाकू निकालता है। चाकू निकालने के बाद ये हाथ को, पाँव को, गर्दन को, धड़ को अलग अलग टुकड़ों में काटता है। काटने के बाद इसको जो नेवी से पॉलीथीन कुछ मिली थी सामान वगैरह पैक करने के लिए, अक्सर जो लोग सेना में होते हैं तो कई सामान उठा लाते हैं, तो उन्हीं पॉलीथीन में से कुछ पॉलीथीन में ये लाश के टुकड़ों को पैक करता है। पैक करने के बाद बाइक से निकलता है सूटकेस में भर के और अलग अलग जगहों पे लाश के टुकड़ों को फेंक देता है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये सारा काम इसने महज 3 घंटे के अंदर किया। लाश के टुकड़ों को ये फेंक के वापस इत्मीनान से घर पे आता है, आराम करता है, बेटी के आने का इंतज़ार करता है। बेटी आती है, माँ के बारे में पूछती है। उसके बाद फिर ये नाटक करना शुरू करता है। बेटी के साथ मिल के अपनी वाइफ को ढूंढता है। ढूंढने के बाद फिर नाटकीय रूप से थाने में जाता है। जाने के बाद FIR करता है और यहीं से ये मामला निकल के सामने आया। और इस कहानी में जिस हिसाब से पुलिस वालों ने काम किया, शायद ऐसी मिसालें, ऐसी चीज़ें आज भी अलग अलग थानों के पुलिस वालों के लिए एक नज़ीर साबित होंगी। अलग अलग पुलिस वाले इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर पुलिस वाले कायदे से काम करें तो कहां से कहां तक मामला सुलझ सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी को सुनाने का मकसद इतना ही था कि अगर आप चाहे जितने पेशेवर अपराधी हैं, आप चाहे जितने पेशेवर क्रिमिनल हैं, लेकिन पुलिस वाले आज नहीं तो कल आपकी गिरबान तक पहुँचेंगे ज़रूर और आपको अपने किए की सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि सूरज के पास कल आपने शुक्रवार की तारीख को आपने सूरज के पास एक रिंग जैसी संरचना देखी होगी, एक गोल सा कुछ चमकीला सा इंद्रधनुष बना होगा। तो अगर आपको इस घटना के बारे में पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। ये सवाल था मेरा। तो कई लोगों ने कमेंट किया और अलग अलग तरीके से जवाब दिया। तो सही जवाब है कि इस घटना को कहते हैं सन हालो।
सन हैलो का मतलब किसी भी चमकती चीज़ के पास। यहाँ पे सन तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, बेसिकली इस घटना को हालो ही कहते हैं। तो किसी भी चमकती चीज़ के पास, किसी भी ऐसी एनर्जी सोर्स के पास अगर एक सर्किल बन जाती है, एक चमकीली सर्किल, तो सर्किल को हम हालो कहते हैं। चूँकि ये सर्किल सूरज के पास बनी थी इसीलिए इसे सन हालो कहते हैं। और इस घटना के होने का जो मेन कारण था कि सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं बर्फ़ से इस बार जो घटा है, इसका जो कारण है कि बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स हैं उससे ये टकराई और टकराने के बाद आकाश में इंद्रधनुष की संरचना बनी। और चूँकि ये संरचना सर्किल के रूप में बन गई इसलिए इसे सन हालो कहा गया। तो इस सवाल का सही जवाब दिया है जो थॉमस जी हैं, रॉयल खुशी जी हैं, अवंती जी हैं, सुनील कुमार जी हैं और निखिल कुमार जी हैं। आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। और आज का सवाल भी इसी घटना से जुड़ा हुआ है। और आज का सवाल है कि क्या जो ये हालो वाली घटना है ये कभी चंद्रमा के साथ भी हो सकती है या फिर केवल सूर्य के साथ? अगर नहीं हो सकती तो क्यों नहीं हो सकती, अगर हो सकती हो तो क्यों हो सकती है और कब हुई थी? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही वीडियो को और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।